नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। जैसा कि आप सबको पता है क्लास आपकी ये थर्ड नहीं, यहाँ पे फोर्थ होगा बेटा। ये क्लास आपकी फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ क्लास है। और जी जैसा कि आप सबको पता है पेपर फर्स्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी। जी हाँ बेटा, रिसर्च मैथडोलॉजी है। और रिसर्च मैथडोलॉजी में मैंने बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको पढ़ाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हूबहू पूछा भी जा चुका है विगत वर्ष में। जैसा कि इससे पहले मैंने थर्ड वाली वीडियो में पढ़ाया है, उसमें आपने देखा होगा मैंने निर्देशन के बारे में पढ़ाया है, उसमें डिफिनीशन भी बताया है, इसके गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था इसके पहले वाला, उसको ज़रूर से ज़रूर देखना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी जहां से आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है, जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जाएं, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन के बगल में ही ज्वाइन बटन है, वहाँ पर आप जा कर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भी मिलेंगे। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अपना ज्वाइन वाला स्क्रीनशॉट ले करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, वहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। निर्देशन प्रणाली के दोष या सीमाएं बताइए। तो निर्देशन प्रणाली के दोष सीमाएं, निर्देशन प्रणाली के जहाँ कई गुण लाभ एवं उपयोग हैं, वहीं यह दोषों से भी मुक्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष या सीमाएं निम्नांकित हैं। पहले आती है अभिनित पक्षपात की संभावना। जी हाँ बेटा, अभिनित पक्षपात भी होता है इसमें, क्योंकि निर्देशन जो होता है विधि का सबसे बड़ा दोष है। दोष यह है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का पक्षपात किया जाता है। ऐसी स्थिति में निर्देशन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रहता है और निर्देशन का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप का में अध्ययनकर्ता का प्रभाव एवं पक्षपात आ ही जाता है। तब क्या होता है, अगर पक्षपात आ जाता है तब निर्देशन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अगर पक्षपात किया जाता है तो वो निर्देशन से जो प्राप्त किए जाते हैं प्रमाणिक नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतिनिधित्वपूर्ण, ठीक, क्योंकि निर्देशन के चुनाव में कठिनाई निर्देशन तभी उपयुक्त होता है, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन के चुनाव में कठिनाई निर्देशन तभी उपयुक्त होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। क्या करे बेटा, समग्र का प्रतिनिधित्व करे। किंतु प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन का चयन स्वयं एक कठिनाई है। जब क्षेत्र में अनेक विविधताएं हों और अनुसंधान का विषय जटिल हो, तब तो प्रतिनिधि निर्देशन का चुनाव और भी अधिक कठिन होता है, ठीक है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है इसमें, चूँकि निर्देशन का चयन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है, अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उत्तम निर्देशन का चयन कर पाएगा। इसके लिए अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक है। निर्देशन निकालने के लिए पर्याप्त सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, निर्देशन के सिद्धांतों, उसकी कमियों एवं सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधानकर्ता भयंकर त्रुटियां कर सकता है। निर्देशन पर कायम रहने की कठिनाई। नेक्स्ट आता है निर्देशन पर कायम रहने की कठिनाई। क्योंकि निर्देशन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी गई इकाइयों पर कायम रहना कई बार बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जब निर्देशन में ऐसे इकाइयों का चयन हो जाता है जो दूर दूर बिखरी हुई हो, उनसे संपर्क करना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना पड़ता है। इसी परिवर्तन में निर्देशन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आता है निर्देशन की असंभावना। जिस प्रकार से कई अध्ययनों में संगणना, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं उसको रिपीट करके देखें और अच्छे समझने का प्रयास करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जितनी भी हेडिंग है इसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, इसके अंतर्गत आप
खुद ही डिफाइन कर सकते हैं, इतने आप एमए में हैं, इतने आप नॉलेज युक्त हैं। ठीक है। निर्देशन की संभावना में होता है कि जिस प्रकार से कई अध्ययनों से संगणना पद्धति का प्रयोग असंभव होता है, उसी प्रकार से कहीं कहीं निर्देशन पद्धति को काम में लेना भी असंभव होता है। ठीक है। क्योंकि उदाहरण के लिए जब समग्र बहुत हो तो उनमें अनेक विविधताएं हों और सजातीयता का अभाव हो, जब शुद्धता की 100% आवश्यकता हो और प्रत्येक इकाई अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में निर्देशन विधि अनुपयुक्त होती है और उसके स्थान पर संगणना विधि का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी निर्देशन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। मूला, बात यह है कि यहाँ पे मूला नहीं होगा बेटा, बात यह है कि निर्देशन का चयन उचित मात्रा में उचित रीति से किया जाए। ठीक है। क्या किया जाए? उचित रीति से किया जाए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, आपको देखने को ही मिलता है। देव निर्देशन, ये पहले आया हुआ था, देव निर्देशन शॉर्ट आंसर आया था, शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करें। और यहाँ पे इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। देव निर्देशन प्रणाली के गुण, देव निर्देशन प्रणाली के प्रमुख गुण या लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। अतः यह विधि प्रतिनिधित्व है तथा इसमें समग्र की अधिकाधिक विशेषताएं विद्यमान होती हैं। अगर देखा जाए तो देव निर्देशन प्रणाली सबसे ही महत्वपूर्ण होती है, अगर इसी को सबसे आगे रखा जाता है। ठीक है। यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है, जैसा कि एकॉफ कहते हैं। एकॉफ क्या कहते हैं कि देव निर्देशन एक, अगर परिभाषा पूछ लेता है, याद रखना, देव निर्देशन की परिभाषा अगर पूछ लेता है तो ये आप देना जरूर। ठीक। एकॉफ कहते हैं कि देव निर्देशन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निर्देशन का आधार है। ठीक है। यह सेकंड आता, थर्ड आता, यह निर्देशन की सबसे सरल विधि है। इसमें जटिल अथवा गुण सिद्धांतों का पालन नहीं करना पड़ता है। ठीक, गुण सिद्धांतों का पालन नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, इस विधि में निष्पक्षता का गुण मौजूद है और निर्देशन के चुनाव में किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती, अतः इसमें पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है। इस विधि में समग्र धन श्रम की भी पर्याप्त बचत होती है, अतः यह विधि मितव्ययिता है। इस विधि में इकाइयों के चयन में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धता रह गई हो तो उसका पता लगाना सरल है। और देव निर्देशन प्रणाली के दोष, आइए जानते हैं। अभी गुण जाने आपने, अब इसके दोष क्या हैं। ठीक है, इसकी बुराइयां क्या हैं, आइए हम बताते हैं। देव निर्देशन प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। पहला आता है, इस विधि में समग्र की सूची होना आवश्यक है, किंतु कई बार यह सूची उपलब्ध नहीं हो पाती, तब इस विधि द्वारा निर्देशन ग्रहण करना संभव नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, यदि समग्र बहुत छोटा हो अथवा कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका निर्देशन में समावेश अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति में देव निर्देशन उपयुक्त नहीं होता है। थर्ड आता है, जब समग्र में बहुत अधिक विविधताएं हों और सजातीयता का अभाव हो, तब भी यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। उसके बाद आता है, जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो और इकाइयां दूर दूर तक फैली हों, तब भी उनसे संपर्क करना कठिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, देव निर्देशन में विकल्प की संभावना नहीं होती, क्योंकि विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन करना होता है और ऐसी स्थिति में देव निर्देशन अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाता है। ठीक है। इन कमियों अथवा दोषों के बावजूद भी देव निर्देशन प्रणाली के कुछ गुण हैं जिनके कारण इस विधि का बहुत अधिक उपयोग होता है। इस संदर्भ में लून चाओ ने लिखा कि देव निर्देशन निश्चित रूप से एक क्षम्य प्रणाली है। यदि समग्र विशाल न हो तथा यदि निर्देशन इकाइयों का चुनाव संबंधित रूप से सरल व कम खर्चीला हो, तो यह उन विशाल समग्रों के लिए व्यवहारिक प्रणाली है जिनके तत्वों का केंद्रीकरण एक छोटे क्षेत्र में हो। ठीक है।
तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन मंगलमय हो।